हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमास के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी का कोर्स है आपके पास, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट द बायोमास। सिंपल सी एक छोटी सी टाइमलाइन शेयर की है आपके साथ। सो इफ यू सी द टाइमलाइन, इट्स द फर्स्ट वन इज द 1812। 1812 के अंदर बेसिकली एक कंपनी थी, गैस कंपनी थी लंदन में। इन्होंने फर्स्ट टाइम एक कमर्शियल use of pyrolysis किया, biomass को heat up किया in the oxygen free environment, and then they produce the liquid oil. So if you see it's 1812, almost 2 centuries हो चुकी हैं, 1912 and 2012 and then more like we are now in 2020, so more than 2 centuries हो चुकी हैं बायोमास की। फर्स्ट कमर्शियल यूज जो हमारे हमें हिस्ट्री में नज़र आता है। तो इट्स मीन के जहाँ हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी एक तरफ जिसको हम कहते हैं मोस्ट एडवांस्ड या मोस्ट रिसेंटली या फिर मोस्ट डेवलपिंग लाइक अभी रिसेंटली जो एनर्जीज हैं उनमें से एक है। लेकिन साथ साथ यहाँ ये बात भी प्रूव होती है, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कि रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम हमेशा से सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज के अंदर हाइड्रो विंड एनर्जीज हैं, उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि 1970s के ऑयल क्राइसिस के बाद ज़्यादा फोकस दोबारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हुआ, तो ये दोबारा से ये एक तरह की इनकी एक रेवोल्यूशन पीरियड चल रहा है, जिसके अंदर दोबारा से ये इन एनर्जीज को फोकस किया जा रहा है टू प्रोड्यूस दी पावर। 1812 में आपके पास लिक्विड ऑयल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, गैस कंपनी थी लंदन में। देन फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड बायोमास गैसिफायर वाज बिल्ड इन फ्रांस इन 1840, अगेन ऑलमोस्ट 2 centuries। नाउ द थिंग इज कि बायोमास है क्या? बायोमास को हम कैसे डिफाइन करें? सो बायोमास इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल मटेरियल derived from the living or recently living organism. So it's mean कि बायोमास बेसिकली बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं जो कि आप किसी भी जिंदा चीज से या रिसेंटली जो जिंदा थी उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो बायोमास कैन इक्वली अप्लाई टू बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल ड्राइव्ड मटेरियल, क्योंकि ये दोनों चीजें लिविंग हैं। सो whatever you are going to extract from the living material, so it will be a biomass. Mostly it will be a biomass. So बायोमास को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि बायोमास बेसिकली एक ऐसा फ्यूल है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से डेवलप हुआ है। ये एक तरह का रिन्यूएबल सोर्स है, सस्टेनेबल सोर्स है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर फॉर्म ऑफ द पावर। सो बायोमास हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल से आएगा। सो ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स कि ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। नॉर्मली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोमास, अगेन हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनसे हम बायोमास को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर हम टूवर्ड्स प्लांट्स की तरफ जाएं, तो प्लांट्स के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की, जिसके अंदर प्लांट्स सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और फिर वो कंप्लीट एक प्रोसेस होके हमें पूरा एक प्लांट मिल जाता है। अगेन अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी इसमें भी इन्वॉल्व हुई भी है फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में। सो इसका मतलब है सोलर एनर्जी again is the main source of renewable all the renewable energies। renewable energy के जितने भी sources हैं उन सब में main source solar energy है। so biomass is stored sunlight energy that can be converted into electricity, fuel, heat and fertilizer। so simply आपको plants जो कि sunlight लेंगे तो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में शिफ्ट करेंगे और फिर हम उसको बाद में एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म के अंदर। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? सिंपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये है कि आपके पास जितने प्लांट्स हैं वो सब के सब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सो जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। दिन के टाइम पे जितने प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फ्रॉम
द स्पेस और फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो इट्स मीन कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि बायोमास है, इसकी वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी एनवायरनमेंट से कम कर रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरनमेंट से कम हो रही है ड्यू टू द प्लांट्स, जो कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन साथ में थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम भी आएगी जो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट बायोमास टू बायो एनर्जी रूट्स हैं। सिंपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिससे हमारे पास बायोमास बनेगा। अब बायोमास के अंदर हमारे पास डिफरेंट बायोमास हैं। इट कैन बी वेट बायोमास जिसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है, मनूर वगैरह है, डंग है। देन हमारे पास सॉलिड बायोमास है जिसके अंदर वुड या स्ट्रॉ वगैरह है। देन वी हैव दी शुगर एंड स्टार्च प्लांट्स, शुगर कैन सीड्स वगैरह। और फिर हमारे पास दूसरी क्रॉप्स जिनसे हम नॉर्मली ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल क्रॉप्स एंड एल्जाई जिसके अंदर सनफ्लावर है या सोयाबीन है। ये सब के सब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायोमासेस हैं जिनको हम डिफरेंट कन्वर्जन प्रोसेस के साथ डिफरेंट बायोफ्यूल या बायो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो कन्वर्जन प्रोसेस है, इट कैन बी एनाएरोबिक प्रोसेस, मींस ऑक्सीजन विदाउट एनी ऑक्सीजन हम इसको परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर फर्मेंटेशन वगैरह के प्रोसेस है। हम नॉर्मली अगर सॉलिड वेस्ट को हमने कन्वर्ट करना है फ्यूल्स में तो हम इसके लिए गैसिफिकेशन या कंबशन, पायरोलिसिस, हाइड्रोलिसिस वगैरह डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। शुगर एंड स्टार्च प्लांट्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोलिसिस का या एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जिसमें हम शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके बाद हम फिर फर्मेंटेशन के थ्रू एथेनॉल या ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे पास लिक्विड बायोफ्यूल आ जाएगा। ऑयल क्रॉप्स हैं जिसके अंदर से हमें डायरेक्ट ऑयल को प्रोड्यूस करवाना है। सनफ्लावर हो गया या सोयाबीन हो गया, तो उसको हम क्रशिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, तो हमारे पास ऑयल मिल जाता है। इस ऑयल को फिर हम शिफ्ट कर लेते हैं टूवर्ड्स मिथाइल ईस्टर जो कि बायोडीजल है, और फिर इसको बेसिकली बायोडीजल एक तरह का लिक्विड फ्यूल है, तो इसको हम फिर यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन की जगह पे। तो हमारे पास डिफरेंट बायो मासेस हैं। डिफरेंट बायो मासेस को हम डिफरेंट कन्वर्जन टेक्निक्स के साथ कन्वर्ट करेंगे, इधर बायोगैस में, फ्यूल गैस में, या पायरोलिटिक ऑयल में, शुगर में, जिसकी वजह से एट द एंड एथेनॉल या ब्यूटेनॉल यूज करेंगे, और या फिर हम प्योर ऑयल जिसको हम दोनों पर्पस में यूज कर सकते हैं। इधर वी कैन यूज इट इन लाइक ईटिंग प्रोसेस जहाँ फूड वाले प्रोसेस हैं, या फिर हम इसकी वजह से बायोडीजल भी बना के ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक बायोमास टू बायो एनर्जी रूट्स यहाँ शो हुए हैं, और फिर एप्लीकेशन एरियाज हैं, क्योंकि आपको जब एनर्जी आपको मिल गई तो फिर आपको एप्लीकेशन एरिया कुछ भी हो सकता है। यू कैन यूज इट इन ट्रांसपोर्टेशन इफ यू हैव द ऑयल। सो अगर यहाँ देखें तो आपके पास जितने भी हैं इन सब में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिक्विड बायोफ्यूल्स बना सकते हो, जितने भी आपके पास बायोमासेस हैं। Then you can use it to produce electricity as well as the heat. So electrical work, whenever you have the electricity from the biomass, then you can use it where you want. So it's up to you कि आप इसको कहाँ यूज करना चाहोगे, लेकिन आपके पास जो बेसिक प्रोसेस है, कन्वर्जन प्रोसेस है, वो आपके पास इन्हीं में से कोई होगा जो कि ये है। डिपेंडिंग आपके पास कौन किस टाइप का बायोमास है। बायोमास, डिफरेंट बायोमास की बेस पे आप डिफरेंट कन्वर्जन टेक्निक्स को यूज करते हुए डिफरेंट फ्यूल्स को जनरेट करवा सकते हो। So, when we are talking about the biomass, तो हमारे पास सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में भी subsequently be eaten by animals and thus converted into animal biomass। आपके पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स से हमने फूड एक्सट्रैक्ट करवा लिया, जो भी आपके फूड वाली प्लांट्स हैं। जो रिमेनिंग आपके पास रेजिड्यू बचता है या कचरा बचता है, उसको हम क्या करते हैं, जानवरों को दे देते हैं। जानवर नॉर्मली भी जानवर जो हैं ये चारा वगैरह खाते हैं। तो बेसिकली हम प्लांट्स को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं एनिमल बायोमास में। सो हाउएवर द प्राइमरी एब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड बाय द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही हैं। आपने एनिमल बायोमास तो बना दी, लेकिन वो एक्चुअली तो बायोमास एक्चुअली तो प्लांट ही था। सो व्हाट वी डू, इफ द प्लांट मटेरियल इज नॉट ईटन, अगर वो एनिमल बायोमास में ना जाएगा तो क्या होगा, इधर इट विल बी ब्रोकन डाउन। So microorganism break down the material carbon dioxide or CH4, methane is released to the atmosphere when the microorganism break down होते हैं। और अगर हम इनको बंद करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। सो नॉर्मली आप जब इनको बंद कर रहे होते हैं प्लांट्स को, या फिर ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जब ब्रेक डाउन होंगे तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन को ये एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे। बर्निंग के केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, लेकिन साथ साथ आपको हीट मिल जाएगी, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर बायोमास भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, और हमने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जो कि लाइक कोल, ऑयल और गैस वगैरह थे,
दे आर ऑल्सो derived फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल। तो फिर डिफरेंस क्या है बायोमास में और फॉसल फ्यूल्स में? क्योंकि फॉसल फ्यूल्स भी हमारे पास बायोलॉजिकल मटेरियल से आए हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कहीं ज़मीन में दब गए और फिर उनकी वजह से एक्सट्रैक्शन हो गई ऑयल की या गैसेस की, यानी कि ऑयल या गैस को वहाँ से इनकी कन्वर्जन के बाद वहाँ से एक्सट्रैक्ट करवा लिया गया। सो डिफरेंस क्या है बायोमास का एंड फॉसल फ्यूल का? तो जो डिफरेंस है नॉर्मली, अगर हम बात कर रहे हैं फॉसल फ्यूल की, तो फॉसल फ्यूल में तो बाकायदा आपके पास हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, क्योंकि कम फ्यूल में आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। 1 लीटर ऑफ लेट्स सपोज ऑयल हो और 1 लीटर ऑफ बायोमास हो, तो आपको 1 लीटर ऑफ ऑयल में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी रादर देन 1 kg ऑफ द बायोफ्यूल या बायोमास। But the thing is, as fuel, they have offer high energy density, but making use of that energy involves burning of the fuel with the oxidation of the carbon to carbon dioxide and hydrogen to water vapor, जिसकी वजह से environment में issues आना शुरू होते हैं। Unless they are captured and stored, these combustion products are usually released to the atmosphere, returning carbon seized millions of the year ago and thus contributing to increase atmosphere concentration. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है बायोमास में एंड फ्यूल में, फॉसल फ्यूल में, वो है टाइम स्केल का। बायोमास को हम यूज करते हैं लिविंग मटेरियल से, जो कि जस्ट ऑलरेडी अभी लिविंग में है या जस्ट अभी वो डेड हुए हैं। लेकिन फॉसल फ्यूल्स के लिए आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स का गैप चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। So the vital difference between the biomass and fossil fuel is one of time scale. Biomass takes carbon out of the atmosphere while it is growing and return it as it is burned. बायोमास के अंदर भी क्यों, जब आप उसको बर्निंग करोगे तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस एनवायरनमेंट में जाएगी, लेकिन क्योंकि उस साथ वो कार्बन को एक्सट्रैक्ट भी करता है ड्यूरिंग जब वो ग्रो कर रहा होता है, सॉरी एक्सट्रैक्ट बेसिकली एनवायरनमेंट से ले रहा होता है जब वो ग्रो कर रहा होता है। तो बेसिकली ये गिव एंड टेक है। तो बायोमास को हम नॉर्मली एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी कह रहे होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट भी करता है और साथ साथ जब बर्निंग होती है तो ये बेशक एनवायरनमेंट में दे रहा है, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर आपके पास जो भी बर्निंग हो रही है उसके अगेंस्ट आप एक नया पौधा भी साथ साथ लगाते रहें, ताकि जितनी आपने बर्निंग की है इतना एनवायरनमेंट में दूसरा प्लांट जो है उसकी एनर्जी को या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। So if it is managed on a sustainable basis, biomass is harvested as part of the constantly replenished crop. सो सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको बाकायदा इसको ग्रो करवाना है। ये नहीं है कि आपने एक दरख्त लगाया उसको बंद कर लिया बस खत्म, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यूस बर्निंग करवानी है तो कंटिन्यूस पर आपको ग्रोइंग भी करानी पड़ेगी। सो यहाँ आप देख रहे हैं आपको सिंपल रिप्लेनिश कैन बी अचीव्ड बाय कंटिन्यूस प्रोग्राम ऑफ replanting with the new growth taking up carbon dioxide from the atmosphere at the same time as it is released by the combustion of the previous harvest। क्योंकि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्न हो रही है उसको दोबारा एब्जॉर्ब कराना है, तो आपके पास बाकायदा रीप्लांटिंग का प्रोसेस होना चाहिए, ताकि आपने कहीं दरख्त काटे तो उसके साथ साथ आपके पास दूसरा दरख्त बैक पे आ चुका हो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट कर रहा हो। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल भी है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें एक पूरा एक डिटेल्ड या कंटिन्यूस प्रोग्राम चाहिए जो इस चीज़ को मैनेज कर सके। सो नॉर्मली अगर हमारे पास इस तरह का एक कंट्रोल्ड कंटिन्यूस प्रोग्राम मिल जाए जिसमें हमारे पास पौधे उग भी रहें, हम उगा भी रहें और फिर साथ साथ उनकी बर्निंग करवा के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नेट आउटपुट हमारे पास एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जीरो आ जाएगा। सो लास्ट टाइम अगर देखो तो दिस मेंटेन्स अ क्लोज कार्बन साइकिल विद नो नेट इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, बिकॉज आप जितना बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो एनवायरनमेंट में, इतना आपके पास एक नए पौधे से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर लिया एटमॉस्फेयर से। सो ओवरऑल इफेक्ट आपके पास ये कि नेट इंक्रीज आपको नहीं मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोमास, तो हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की बायोमास की कैटेगरीज हैं। इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे पास जो फर्स्ट वन है ये है वर्जिन वुड। जितना भी हमारा वुड का काम है सारा के सारा वर्जिन वुड में चला जाता है।
फिर हमारे पास एनर्जी क्रॉप्स जो कि स्पेशली इसी काम के लिए उगाई जाती हैं ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। देन हमारे पास एग्रीकल्चर रेजिड्यू, ऐसे रेजिड्यू जो कि आपको एग्रीकल्चर के बाद बच जाते हैं, जिसको हम डिफरेंट फॉर्म में यूज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बगास वगैरह है, गन्ने का जो शुगर निकालने के बाद जो कचरा बचता है, बगास जिसको हम नॉर्मली फर्नीचर के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं, बगास है। और भी डिफरेंट एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हैं जिसको हम यूज करते हैं। अक्सर ये होता है कि बहुत सी जगहों पे खेतों में तो बाकायदा फसल काटने के बाद उसको आग लगा दी जाती है, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर को जनरेट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस के साथ। देन वी हैव द फूड वेस्ट, जो कि अक्सर हमें नजर आ जाएगा जो हम खाना ज़ाया कर रहे होते हैं, इससे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। देन वी हैव द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड को प्रोडक्ट्स। ये भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो टू प्रोड्यूस द एनर्जी। सो फर्स्ट वन इज द वर्जिन वुड। द वर्जिन वुड इज बेसिकली द रॉ वुड, एक ऐसे वुड या ऐसे नॉर्मल वुड जो आपको फॉरेस्ट्री से, जंगल से, कहीं से भी मिल जाए। तो वर्जिन वुड मीन्स के आपके पास कोई भी वुड है उसको आपने यूटिलाइज करना है पावर जनरेशन के लिए या हीटिंग पर्पज के लिए। सो फ्रॉम फॉरेस्ट्री, एर्बोकल्चरी, एर्बो एर्बोरिकल्चरल एक्टिविटीज और फ्रॉम वुड प्रोसेसिंग। तो ये नीचे आपके पास सिंपल लॉस वगैरह नजर आ रही हैं जिनकी वजह से हम इन वुड्स को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर इस वुड को देखें तो हमारे पास जो ज़हन में आता है कि हम इस वुड से फर्नीचर बनाएंगे, लेकिन साथ साथ हम किसी देहात की बात करें तो वहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पे नॉर्मली लकड़ी को जलाया जाता है नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ में, जिसके अंदर बर्निंग वगैरह करके खाना वगैरह पकाया जाता है। तो वुड को हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूसिंग मटेरियल है ये। सो वर्जिन वर्जिन वुड की जब बात करते हैं तो वर्जिन वुड डजंट मीन्स के सिंपल वुड, इट विल बी वुड जो भी नॉर्मल वुड है प्लस जो अदर प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आपके पास बार्क या सॉडस्ट वगैरह होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये सारी की सारी जो कम्बिनेशन होती है इसको हम वर्जिन वुड कहते हैं। अच्छा, वर्जिन वुड में हम नॉर्मली ये बात जब करते हैं वर्जिन वुड की, तो इससे बेसिकली ये वो वुड है जो बेसिकली केमिकल ट्रीटेड या केमिकल ट्रीटमेंट इस पर नहीं की गई। ये नॉर्मली अभी आपने सिंपल फॉरेस्ट से काटी है, आपने इसको कहीं जाके केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाई हुई। सो नॉर्मली जब वुड की बात करते हैं तो वुड में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज व्हिच में इन्फ्लुएंस इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कहीं से वुड उठाई? वर्जिन वुड उठाई। अब उस वर्जिन वुड पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सोर्स क्या है, आप कहाँ से इसको लेके आ रहे हो। लेट्स सपोज मैं किसी पहाड़ी एरिया से एक वुड का पीस लेता हूँ और एक मैं ऐसे एरिया से वुड का पीस लेता हूँ जो कि ऐसी जगह जहाँ कीचड़ है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, क्योंकि जहाँ कीचड़ वगैरह है देयर इज अ चांस के वहाँ पे इस वुड के अंदर पानी की जो मॉइस्चर कंटेंट्स है वो ज़्यादा हो। लेकिन जहाँ पर आपके पास सनी एरिया है वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट्स कम हो सकते हैं वुड के अंदर। तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर सकती हैं डिपेंडिंग कहाँ पे आपके पास, कहाँ से आप वुड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सो वर्जिन वुड सुटेबिलिटी फॉर हीट एंड पावर जनरेशन, जब आपको पावर जनरेशन चाहिए, हीट चाहिए, सो यू कैन बर्न इट इजीली, सिंपल इसको बर्निंग प्रोसेस में ले जाओ, बर्निंग प्रोसेस आपको हीट मिल जाएगी और फिर आप पावर यूज कर सकते हो। अभी जो आपको हीट एंड पावर मिल रही है इसकी स्किल डिफरेंट है। आप इसको डोमेस्टिक यूज पे सिंपल एक चाय बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो जहाँ आपके पास रिक्वायरमेंट कम है, या फिर आप इसको इंडस्ट्री लेवल पे भी, हाई लेवल पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो टू गेट द पावर ऑन अ लार्ज स्केल। So producing a range of liquid and gases transportation biofuels from woody material. डिफरेंट इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे बायोमास के साथ, क्योंकि बायोमास या वुड की बात करते हैं तो वुड को ट्रांसपोर्टेशन करना भी इतना आसान काम नहीं है। रादर देन अगर हमारे पास ऑयल हो तो हम फिर कोशिश करके उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, एक बायोफ्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले सकते हैं। अब अगर आप बात करें वर्जिन वुड की, तो वर्जिन वुड बेसिकली एक ऐसी वुड है जो किसी किस्म की जिस पर ट्रीटमेंट नहीं हुई भी या क्लीन नहीं की गई, तो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो वो वेरी करेगा।
आपके पास मॉइस्चर कंटेंट्स जो है वो 100% भी हो सकता है और 0% भी हो सकता है। अगर बिल्कुल सूखी लकड़ी है तो आपके पास 0% हो गया, और अगर बिल्कुल गीली लकड़ी है तो आपके पास 100% हो गया। सो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग के कैसा आपके पास वुड है। नॉर्मली अगर आपके पास सूखी लकड़ी है या ओवन ड्राइड लकड़ी है या वुड है, तो उसमें आपके पास जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। और जो आपके पास इवन ग्रीन वुड है तो ग्रीन वुड में अराउंड 60-70% आपको मॉइस्चर कंटेंट मिल सकता है। मॉइस्चर कंटेंट की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन वेरी करती है। अगर आप एक गीली लकड़ी को जलाने की कोशिश करो और एक सूखी लकड़ी को जलाने की कोशिश करो, तो सूखी लकड़ी जल्दी आग पकड़ेगी और से एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, जबकि गीली लकड़ी से सेम अमाउंट अगर मैं लेके आऊँ तो क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होंगे तो एनर्जी की अमाउंट भी कम रिलीज होगी फ्रॉम दैट वुड। फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक के अंदर आपके पास जब हम नॉर्मली वुड को काटते हैं किसी जंगल से या कहीं से भी किसी भी सोर्स से, तो उसके अंदर देयर अ चांस कि आपको फिजिकल इंक्लूजन मिल जाए। क्योंकि जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है तो ग्रो होने के साथ साथ इसके आसपास या फिर जब उसको कट करके लाते हो तो इसके आसपास आप की सोर्स इस पे इफेक्ट कर रही होती है। यू कैन फाइंड द मड स्टोन्स, इवन आइस आइस और नेल्स, जो कि इसकी सरफेस पे चिपक जाते हैं। इवन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंपल मड की वजह से इसके साथ अटैच हो जाती हैं। फिजिकल इंक्लूजन के बाद हमारे पास कुछ केमिकल कंटेमिनेंट्स भी आपको मिल सकते हैं वुड के अंदर, वर्जिन वुड में, क्योंकि कुछ केमिकल कंटेमिनेंट्स फ्रॉम सॉइल, वाटर या एयर या एनी अदर पेस्टिसाइड्स और अदर स्प्रे यूज जो आप कर रहे हो तो उसकी वजह से इनके ऊपर आ सकता है। तो अब ये केमिकल कंटेमिनेंट्स भी हैं जो आपको वर्जिन वुड पे मिल रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली जब केमिकल कंटेमिनेंट्स की बात करते हैं तो समटाइम्स ये भी होता है कि उनका जो लेवल है काफ़ी कम होता है। फिजिकल इंक्लूजन जो आपको यहाँ दिखाया है, फिजिकल इंक्लूजन तो चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा हों, लेकिन केमिकल कंटेमिनेंट्स के ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये मिले। समटाइम्स आपको मिल जाएंगे, कभी कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, फिजिकल भी और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स भी आपके पास हर प्लांट की या हर वुड की डिफरेंट होगी। जब हम बात करते हैं फिजिकल फॉर्म्स की, वर्जिन वुड के अंदर हमारे पास डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स मिल सकती हैं। इधर यू कैन गेट इन टर्म ऑफ बार्क, ब्रश और आर्बोरिकल्चरल राइजिंग या लॉग्स की फॉर्म में आपको मिल सकती हैं। झाड़ियों के फॉर्म में मिल सकती हैं, लाइक तने की फॉर्म में मिल सकती हैं, या फिर इस तरह के जो लॉग्स हैं इस तरह की फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल अब होगा आपके पास वर्जिन वुड। नॉर्मली जब बात करते हैं बार्क की, तो बार्क में भी रिमूव फ्रॉम दी सॉ लॉग्स एंड अवेलेबल एज अ रेजिड्यू फ्रॉम वुड प्रोसेसिंग। बार्क नॉर्मली इसके अंदर आपके पास हाई लेवल ऑफ मिनरल्स होते हैं एंड कंसिक्वेंटली इज प्रोन टू गिव हाई लेवल ऑफ एश। जब आप उसको जलाओगे तो आपको बस एश ज़्यादा मिल रहा होगा एंड स्लैगिंग इन कंबशन सिस्टम। It may however be a suitable fuel for generating process heat close to where it is produced, such as for firing drying kilns at a sawmill. तो नॉर्मली जब आपके पास ये एक सुटेबल फ्यूल है जनरेटिंग प्रोसेस का, तो ये नॉर्मली वहीं पे यूज होगा जहाँ आपके पास सोर्स, बेसिकली जब भी ये सोर्स से करीब होगा तो ये इट्स इजी टू यूज इट एज अ फ्यूल, क्योंकि आप कैरी करना इट्स नॉट इजी। अगर आप कहीं इसको फ्यूल वुड को कैरी करने की कोशिश कर रहे हो तो इट्स नॉट इजी। सो कोशिश ये की जाती है कि आपके पास एक बायोफ्यूल की वुड टाइप है जो कि जितना करीब सोर्स से यूज की जाए उतना ही फायदेमंद रहेगी। और नॉर्मली हमारे पास ये ब्रश है, ये आपको बार्क थे जो आपके पास नॉर्मली यहाँ आपको ये नजर आ रहे हैं, लाइक क्या कहना चाहिए इनको, छिलके या जो छाल या खाल जो छाल होती है इसकी, ये ब्रश या आर्बोरी कल्चरल राइजिंग है, झाड़ियाँ टाइप की जो चीज़ होती है, नॉर्मली ये भी आपके पास है। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें भी जो आप इसको यूज़ करने की कोशिश करो तो आप यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली, आप इसको बर्निंग के फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन इसको भी आप जब वर्जिन वुड को लेके आते हो तो फिर प्रोसेस करवा के ये चीज़ें आप डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हो। आप इनको डायरेक्ट बर्न कर सकते हो, आप इनकी केमिकल ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट करवा के इनको यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली इसको देखना पड़ता है कि आपके पास जो वुड आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है।
If the brush is to be harvested in quantity for energy application, then हमारे पास different type of equipments हैं जो कि directly use होते हैं और फिर हम इनको गैदर कर सकते हैं ताकि हमारे पास ये जितने भी झाड़ियाँ टाइप की चीज़ें हैं इनको हम यूटिलाइज कर सकें टू प्रोड्यूस दी पावर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एनर्जी क्रॉप्स है, ये सेकंड टाइप है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास वर्जिन वुड थी, सेकंड हमारे पास है एनर्जी क्रॉप्स। जब हम बात करते हैं एनर्जी क्रॉप्स की, तो नॉर्मली एनर्जी क्रॉप्स को हम स्पेशली ग्रो करवाते हैं ताकि हम इनसे एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकें। सो नॉर्मली हाई यील्ड क्रॉप्स ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर एनर्जी एप्लीकेशन। तो इनका और कोई पर्पज नहीं है, इनको अपने सिंपल इसीलिए करवा रहे हैं ताकि इससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट है, जो कि ये एनर्जी क्रॉप्स आपको यहाँ नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको मिसकंटस है, अरेंडोडोनक्स है, स्वीट सोरगम्स हैं, शॉर्ट रोटेशन कॉपिक्स हैं, जो कि नॉर्मली विलो और पॉपुलर के नाम से होते हैं, काफी यूज होता है। शुगर केन्स वगैरह है, कैमलाइन है और जेट्रोफा है। इसमें जेट्रोफा तो और शुगर केन तो नॉर्मली पता ही होगा आप लोगों को। बाकी जो चीजें ये भी आपके पास ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। इनके बारे में कुछ डिटेल मैंने आगे नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स पे तकरीबन हर एक दे दी है, तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ये दी हुई है मिसकंटस की, और फिर आपके पास ये अरेंडोडोनक्स की है। तो ये आपके पास नॉर्मली सबकी दी हुई है और इनको आप वैसे भी सर्च कर सकते हो। तो ये आपको वो एनर्जी क्रॉप्स हैं जो कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर इनको बेसिकली हम ग्रो कर रहे हैं टू प्रोड्यूस दी पावर। तो ये हमारे पास स्पेसिफिकली हमने ग्रो इसलिए करवानी है कि हम इससे पावर जनरेट करेंगे या इसको हम यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे, rather than कि आप इसको कहीं और यूज कर सको, क्योंकि ये कहीं पर भी आपके पास फूड के काम नहीं आएंगी। तो ये आपके पास एनर्जी क्रॉप्स हैं, ये डिफरेंट एनर्जी क्रॉप्स हैं। और इसमें जेट्रोफा जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली, ये शुगर केन और जेट्रोफा जो ये सबसे कॉमनली यूज होने वाली एनर्जी क्रॉप्स हैं। देन हमारे पास है एग्रीकल्चर रेजिड्यू, प्लेटफॉर्म हमारे पास एग्रीकल्चर रेजिड्यू की है। इसकी वजह से आपके पास क्या है कि जब आप कहीं पर भी आपके पास फूड के लिए आपने कोई फसल उगाई हुई है, तो जब आप उसको एक अपनी जब आपको फसल मिल जाती है, तो फिर क्या करते हैं, जो आपके पास बैक साइड पे रेजिड्यू बचा हुआ होता है उसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जला देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इश्यूज ये भी हैं कि नॉर्मली सबसे आसान तरीका तो ये है कि उसको जला दिया, क्योंकि रेजिड्यू है, या कहीं पे चारे के काम पे ले आए अगर आपका ग्रीन फॉर्म में है, या कहीं आपने इसको एनर्जी फॉर्म में भी लगे। लेकिन हम इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी आपको एनर्जी कंटेंट्स हैं, हम इसको भी गदर करके एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर रेजिड्यू के अंदर हमारे पास पंजाब का जो एरिया है इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि हम इसको एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। पंजाब के एरिया में काफ़ी चांसेस हैं कि एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जा सके एग्रीकल्चर रेजिड्यू से। नॉर्मल जो इस वक्त प्रैक्टिस है वो यही है कि आपके पास जितने भी खेत के अंदर से जब फसल काट ली जाती है, तो जितना बाकी पार्ट है उसको आग लगा देता है। इसमें अगर मैं सारे के सारा 100% रेजिड्यू उठवा लूँ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट को जो खेत है उसमें रखना पड़ता है ताकि सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज ना हो या सॉइल की फर्टिलिटी चेंज ना हो। तो कभी भी जब हम बात करेंगे तो हम नॉर्मली कंप्लीट रेजिड्यू को पिक नहीं करेंगे। अगर आप कहीं असेसमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो कंप्लीट रेजिड्यू को पिक नहीं कीजिएगा, बल्कि तकरीबन 80% तक ही पिक कीजिएगा कि आपको इतना अमाउंट आप गैदर कर सकते हैं फ्रॉम एनी फॉर्म। सो many agricultural crops and processes yield residues that can potentially be used for the energy application in number of ways. तो ये तो बात ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड पे कर दी। नाउ हमारे पास जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज की सोर्सेज हैं, इट कैन बी अरेबल क्रॉप्स रेजिड्यू सच एज स्ट्रॉ और हस्क। हमारे पास एनिमल मेन्योर्स, सैलरीज या डंग वगैरह भी होते हैं। आपको सिंपल जो डंग्स है या सैलरी है या मेन्योर्स हैं, ये सारे के सारे हम इनसे बायोगैस वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली। देन हमारे पास एनिमल बेडिंग है, सच एज पोल्ट्री लिटर है हमारे पास, ये भी अक्सर आपने देखा होगा हम यूज़ कर रहे होते हैं। इवन हम इसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा आपके जो एरियाज में जो मुर्गी की दुकान है, तो शाम में आपके पास शाम या किसी भी टाइम पे मुर्गी की दुकानों से एक ट्रक आता है और वो सारे का सारा कचरा उठा के लेके जाता है। तो उसको बहुत सी जगहों पे यूटिलाइज किया जाता है, उसको फीड के फॉर्म में भी ले जाते हैं, उसको फीड उससे बनाई जाती है। इसके अलावा उससे डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती हैं। साथ साथ इससे जो नहीं कहना चाहिए ऑनलाइन, लेकिन ऑयल वगैरह भी, कुकिंग ऑयल वगैरह भी इससे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पे वो यूज़ हो रहा होता है। तो पोल्ट्री लिटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज एग्रीकल्चर रेजिड्यू।
और देन हमारे पास मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्शन और द इनसफिशिएंट मार्केट सच एज द ग्रास सिलेज। ये नॉर्मली ये ग्रास सिलेज है। इसको उर्दू में क्या मैं बताऊँ, ये नॉर्मली चारा टाइप की चीज़ होती है। इसमें 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 नहीं बनाई हुई, तो नॉर्मली चार टाइप की चीज़ होती है, तो उसको आप एज एनर्जी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ी सी ना इसकी जो फॉर्म होती है थोड़ी सी गीली गीली टाइप की होती है, मीन्स वेट होती है थोड़ी सी ग्रासिलाइज। नॉर्मली हमारे पास जो ड्राई रेजिड्यूज हैं, जब हम बात करते हैं ड्राई रेजिड्यूज की, हमारे पास ये जो हैं तो हमारे पास दिस इंक्लूड दोज पार्ट ऑफ द एरेबल क्रॉप्स not to be used for the primary purpose of producing food, feed or fiber, use animal bedding and the feathers। तो नॉर्मली आपके पास सबसे पहले यहाँ जो बहस आती है जब भी हम बात करते हैं बायोमास की, तो डिबेट की जा सकती है कि आपको फूड नेसेसरी है या एनर्जी चाहिए। क्योंकि अगर आप मैं एग्रीकल्चर रेजिड्यू बना रहा हूँ बायोमास से, मैं जो मेरे पास फसल है अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू जनरेट द पावर और एनर्जी, तो फिर खाने की साइड पे मैं क्या छोड़ूंगा, तो यहाँ एक थोड़ी सी डिबेट स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए ये कहते हैं आपके पास कि ये हमने बेसिकली ड्राई रेजिड्यू मीन्स कि आपको वो पार्ट हमने यूज़ करना है जो आप सेपरेट होगा जो प्राइमरी पर्पज से, मीन्स के प्राइमरी पर्पज से आपने हट के जो बाकी बचा हुआ है वो उठाना है। अगर आपने टोटल कोई ऐसी फसल ग्रो करनी है जिससे आपने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो आपके पास सेकंड जो टाइप थी हमारे पास एनर्जी क्रॉप्स, तो उसमें आएगी, जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते किसी फूड की फॉर्म में। लेकिन अगर आपके पास कोई फूड वाली है, तो फिर आपको फूड के पर्पस को पहले रखना है और फिर जो रेजिड्यू बचेगा उसको यूटिलाइज करना है टू प्रोड्यूस दी एनर्जी। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉज हैं, कार्न स्टॉवर्स हैं, पोल्ट्री लिटर्स हैं, जो कि आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। ये इसको हम यूज कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस दी पावर। अच्छा, ये एक छोटी सी बायोमास प्रोजेक्ट है पेपर इंडस्ट्री के अंदर, आई थिंक बुलेशा इंडस्ट्री है कहीं, हाँ बुलेशा इंडस्ट्री का, ये कसूर में बुलेशा पैकेजिंग लिमिटेड का केस है। तो इन्होंने अपना एक प्लांट लगाया हुआ है जो अपने इनके रेजिड्यूज उसी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं और उसके एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये अपने ही प्लांट की रेजिड्यू को यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नॉर्मली मेरे ख्याल में इनका जो प्लांट है वो 35 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, 35 तक। इसमें कहीं लिखा हुआ भी है आई थिंक, ये plant performance. The plant capacity is 120 megawatt and the plant generates up to 35 megawatt electricity in addition to process steam for the paper milk. तो 35 मेगावाट तक इनकी इलेक्ट्रिसिटी, अप टू 35 मेगावाट तक इनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है यूजिंग दिस वन, एंड फिर कुछ स्टीम भी आपको मिल जाएगी। तो ये बेसिकली अपने रेजिड्यूज को जो वहाँ है सो यूज़ कर रहा है और ये रन कर रहा है। अच्छा, जो इनका ये रेजिड्यू, सॉरी इनका जो रेजिड्यू है वो बेसिकली जो मेन इनकी फॉर्म है वो बस कॉर्नस्टॉवर और कॉटन और नॉर्मली व्हीट स्ट्रॉस वगैरह की फॉर्म में ये यूज़ कर रहे होते हैं। तीन नॉर्मली इनके पास मेनली जो है वो है व्हीट स्ट्रॉ है, कॉर्नस्टॉवर्स एंड कॉटन स्टॉक्स हैं जिनको ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से ये इनको पावर प्रोड्यूस, ये दे कैन लाइक प्रोड्यूस अप टू 35 मेगावाट, एंड एज वेल एज स्टीम रिक्वायरमेंट भी ये यहीं से पूरी कर रहा है। देन हमारे पास जो बैक पे थे वो हमारे पास ड्राई रेजिड्यू थे, फिर हमारे पास कुछ वेट रेजिड्यू भी हैं जिसके अंदर हमारे पास एनिमल सैलरी वगैरह जो मैंने पहले बताया और ग्रास सेलेज है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे हैं जो कि वेट रेजिड्यू हैं, लेकिन स्टिल वी कैन यूज़ इट फॉर दिस वन। नॉर्मली जब हम बात करते हैं वेट रेजिड्यू की, तो वेट रेजिड्यू के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपके पास बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। जब मॉइस्चर कंटेंट्स में ज़्यादा है तो दे आर नॉट फिजिबल कि आप इसको ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि फिर इसमें वाटर कंटेंट्स की वजह से भी एक्स्ट्रा वेट या एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो इसको कहीं अगर आपने यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास जब वेट है तो लाइक आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते कंबशन के अंदर। तो इट्स बेटर टू प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ गैसेस जो कि आपको उस बायोगैस की फॉर्म में आता है। लेकिन फिर ये है कि इसको फिर आप वहीं प्रेफर करेंगे जहाँ इसकी प्रोडक्शन हो रही है, मीन्स जितना क्लोज टू प्रोडक्शन हो वहीं पे आप इसको यूज़ कर सको। लेट्स सपोज अगर हम बात करें इस वक्त कराची के अंदर, तो हमारे पास एक सबसे बड़ी हमारी सॉरी सब्जी मंडी कह रहा हूँ, ये जानवर ये मवेशी मंडी है जो कि कायदाबाद वाले एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया में, बेंस कॉलोनी जिसका नाम है। तो वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनके डंक आपको रोज अवेलेबल होता है। तो अगर आपने कहीं प्लांट लगाना है तो इट्स बेटर टू एस्टेब्लिश अ प्लांट जस्ट नियर टू दैट एरिया, ताकि आप वहीं से डंक उठाएं, वहीं से इसका मैन्योर उठाएं और वहीं इसको यूटिलाइज कर सकें और बायोगैस प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि बायोगैस की फॉर्म में तो उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, लेकिन वेट
वेट स्लरी की फॉर्म में या वेट रेजिड्यू की फॉर्म में इसको शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। बेसिकली कॉस्ट बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारे पास एनिमल स्लरी है, फार्म यार्ड मैन्योर है, या ग्रास सिलेज है, जो कि नॉर्मली ये रही, या बस मैन्योर या डंग या फिर गोबर बेसिकली, जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अच्छा, गोबर के बारे में भी अक्सर आपने, अगर कोई इंटीरियर की साइड पे गया हो, इंटीरियर पंजाबी इंटीरियर साइड में, तो अक्सर आपने देखा होगा कि दीवारों के ऊपर भी गोबर या ओपले लगे हुए होते हैं। और बेसिकली इसी वो भी एक तरह की एनर्जी को यूज़ करने के लिए होते हैं, ताकि वो ओपलों के फॉर्म में इसको ड्राई करवा लेते हैं और बाद में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल वो कुकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह की एनर्जी सेव करके इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास है फूड वेस्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। ये भी एक और टाइप है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है। अक्सर हमारे पास फूड वेस्ट अवेलेबल होता है, जो कि नॉर्मली अक्सर आपको देखा होगा बाहर कचरे के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम इट एज वेल। सो फूड वेस्ट, सो वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड एंड ड्रिंकिंग मैन्युफैक्चरर। हमारे पास ये कचरा, इवन जो खाने पीने का कचरा, अच्छा, इस खाने पीने के कचरे में सिर्फ वो कचरा हम यूज़ करते हैं जो कि डिग्रेडेबल हो। मीन्स अगर ऐसा ना हो कि जैसे अखरोट के छिलके हैं जो डिग्रेड ही नहीं हो सकते हैं, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे एनर्जी। लेकिन जहाँ पे भी कोई भी चीज़ डिग्रेडेबल है, जैसे इसमें आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी वक्त के साथ साथ खराब हो जाती हैं। तो इनको अगर मैं कहीं क्लोज एनवायरनमेंट में लेके जा सकूँ, तो इससे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लास्ट ईयर मैंने मास्टर के स्टूडेंट्स को भी ये असाइनमेंट दिया हुआ था। उन्होंने बाकायदा ग्रुप की फॉर्म में एक परफॉर्म भी किया, कि उनको मैंने कहा था कि घर के अंदर या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, इसको घर का तकरीबन 1-2 दिन का कचरा लें और एक क्लोज एनवायरनमेंट में रख के उसको अपने पास सेव रखें, और इसको हफ्ते के बाद देखेंगे उसमें गैस बन भी रही है नहीं बन रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स के बाद बाकायदा गैस बन गई थी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में था, तो वो एक्सपेरिमेंट तो हो गया था, लेकिन इसको हमने फिजिकल फॉर्म में नहीं लेके गए थे, लाइक इसको बड़े स्केल पे भी नहीं लेके गए थे। लेकिन ये नॉर्मली बड़े स्केल पे शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये इट्स वेरी इजी। तो आपके पास जब भी कोई फूड चीज़ है, आप फूड को यूटिलाइज करें, और फूड के जो वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो फूड है जो उसका वेस्ट है, आप उसको यूटिलाइज करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फूड के वेस्ट को यूज़ करके आपने एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये सारे का सारा जो गला सड़ा आपके पास माल है, इसने एनर्जी रिलीज करवानी है सिस्टम के अंदर से। अच्छा, इसमें अक्सर ये होता है कि वो जो शादी ब्याह के खाने हैं, वहाँ पे भी आप अक्सर शाम में या रात में जो शादियाँ हो गई, तो वो खाना काफ़ी बच चुका होता है, तो वो भी अक्सर वेस्ट किया जा रहा होता है। एक सर्वे के मुताबिक, मैं सिर्फ एक छोटा सर्वे बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल कोविड का बात नहीं कर रहा, लेकिन कोविड से हट के जब आप बात करते हैं, तो जो शादियों का खाना है, वो काफ़ी, मैं नंबर नहीं बोलना चाहूँगा, काफ़ी ज़ाया किया जाता है, काफ़ी ज़ाया किया जाता है। उसको तो सबसे अच्छी चीज़ है कि कहीं यूटिलाइज किया जा सके प्रॉपर तरीके से, लेकिन अगर आपको वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो स्टिल यू कैन यूज़ इट समवेयर टू प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि उसको कहीं ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ किसी का पेट भरने का काम आ सके। लेकिन जब पेट भरने से ज़्यादा ख़राब हो चुका हो, यानी कि वो उस लिमिट से क्रॉस कर चुका हो, तो इट्स बेटर कि आप उसको यूज़ करो टू जनरेट द पावर, अदर देन कि आप उसको फेंक दो कचरे में। तो आप फूड वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कोऑपरेट्स। तो ये हमारे पास जो लास्ट वाली है, ये तो बेसिकली हमारे फूड इंडस्ट्री से और जो ड्रिंकिंग मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, वहाँ से आपको मिल सकती हैं, या फिर आप जो कुछ खा पी के फेंकते हो। और ये जो आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसके अंदर आपको बस नॉर्मली जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हो या कोई चीज़ डिमोलिश करके नई रिफर्बिश कर रहे होते हो, तो वहाँ पे भी आपके पास काफ़ी सारा ऐसा वेस्ट होता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो टू प्रोड्यूस दी पावर। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट ईयर किसी ने कॉन्टेक्ट किया था, हमारे एक पेपर इंडस्ट्री है, उसके अंदर उनका जो वेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में था। तो उसने जो वेस्ट की फॉर्म में बात की कि इतना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हमें रिकमेंड किया था कि आप वहाँ पे अपना एक छोटा सा प्लांट लगा लें, एक छोटा सा प्लांट लगा लें, और उससे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। अब वो सिस्टम कहाँ तक चला, क्यों चला भी या नहीं चला, उसका मैं नहीं पता, लेकिन हमने उनको फिजिबिलिटी बना के दी थी, और वो बाकायदा अप्रूव हो गई थी उनकी तरफ से कि ठीक है हम इसको कर लेंगे, क्योंकि उनका वेस्ट डेली का सिर्फ जो उनका अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो काफ़ी हाई अमाउंट में था। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आपके पास वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सच एज सॉ मिल्स एंड टिम्बर मर्चेंट्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ द वर्जिन वुड इन द फॉर्म ऑफ कट्स, bark and sawdust. Some example include like sawdust and wood chips. तो ये भी बस इंडस्ट्रियल वेस्ट ही है।
आपको यहाँ से भी वर्जिन वुड की फॉर्म में कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगी। तो हमारे पास जो नॉर्मल बात करते हैं, तो हमारे पास जब बात की तो हमारे पास जो टिपिकल टाइप्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास थी वर्जिन वुड था, एनर्जी क्रॉप था, एग्रीकल्चर रिलेटिव, फूड वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल एंड वेस्ट एंड को प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास मेन 5 कैटेगरीज हैं किसी भी बायोमास की। तो बायोमास के अंदर ये हमारे पास बेसिक फॉर्म्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, कैटेगरीज हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो 5 कैटेगरीज आपके पास क्या क्या हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ये बेसिकली सोडा सी इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात हो रही है, ये भी वुड चिप है ना। यहाँ पे बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल बेसिकली क्या चीज़ है? बायोफ्यूल तो बेसिकली आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आप बेसिकली बायोमास को कन्वर्ट करके बना रहे होते हो। सो बायोफ्यूल आर मेड बाय अ बायोमास कन्वर्जन। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने बायोमास को कन्वर्ट किया, आपने बायोफ्यूल बना लिया और फिर उसको आपने यूटिलाइज कर लिया जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है। आप नॉर्मली बायोमास को जब यूज़ कर बायोफ्यूल को यूज़ कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी आ सकता है और उसके डिफरेंट पर्पस हैं जहाँ उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली। So biomass can be converted to biofuels in several ways. आपके पास थर्मो मेथड भी है, आपके पास बायो एंड एग्रो केमिकल कन्वर्जन वगैरह भी है, जिससे आप बेसिकली कन्वर्ट करोगे फ्रॉम बायोमास टू बायोफ्यूल। बायोफ्यूल बायोमास को जब आप शिफ्ट कर रहे हो, सो बायोमास कन्वर्जन कैन रिजल्ट इन फ्यूल इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमारे पास किसी भी फॉर्म में आपको आउटपुट मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में आपको आउटपुट मिल सकता है। अब ये समटाइम्स हम डिबेट कर रहे होते हैं कि आपके पास जो बायोफ्यूल है ये कितना पुराना है। तो ये अगेन देखें तो हिस्ट्री के अंदर आपको 1850s के अंदर एथेनॉल यूज्ड फॉर लाइटिंग। इवन 1860 से लेकर 1906 के अंदर आपको एथेनॉल टैक्स इनेक्टेड, यूएस की बात कर रहा हूँ बेसिकली। 1896 के अंदर फर्स्ट एथेनॉल फ्यूल्ड ऑटोमोबाइल द फोर्ड क्वाड्रिसाइकिल वाज इन्वेंटेड। तो 80s के अंदर आपके पास बायोफ्यूल को यूटिलाइज किया जा रहा था 80s के अंदर। अब तो तकरीबन 150 साल हो रहा है। ये बस मजीद अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो आपके पास ये तकरीबन 90s, अर्ली 90s की बात हो रही है। तो बेसिकली आपके पास यूटिलाइजेशन इसकी बहुत है। लेकिन बात फिर वो जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बायोमास एज अ एनर्जी और फूड, वहाँ डिबेट चलेगी। आगे जाके एक दो स्लाइड के बाद दोबारा बात करूँगा, क्योंकि ये दोबारा जब बायोफ्यूल की बात करते हैं, बायोफ्यूल के अंदर ज़्यादातर हमारे पास जनरेशन के अंदर फूड वाली चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो बायोमास जनरेशन है हमारे पास, टोटल इसकी जनरेशन को हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स ये रहे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास एथेनॉल, बायोडीजल, कुछ बायो अल्कोहल्स हैं, ग्रीन डीजल है, वेजिटेबल ऑयल्स, बायोगैस, बायो ईथर्स, बायोफ्यूल्स, गैसोलीन, एसन गैस वगैरह, ये हमारे पास थे जिनको हमने ड्राइव कर लिया फ्रॉम दी ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फिर इनसे थोड़ा एडवांस हम गए तो हमने इसको सेकंड जनरेशन का नाम दिया। फिर उनमें से वो बायोफ्यूल जो सस्टेनेबल हों, जो कि अगली डिमांड्स को पूरा कर सकें नेक्स्ट जनरेशन की, उसको हमने सस्टेनेबल या थर्ड जनरेशन का नाम दिया। और फिर वो जो क्लीन भी हों, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हों, उसको हमने फोर्थ जनरेशन का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट जनरेशन हैं। तो 4 डिफरेंट जनरेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट फ्यूल्स हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फ्यूल आपके पास फर्स्ट में भी हो, सेकंड में भी हो, थर्ड में भी हो, और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है फोर्थ में भी हो। तो डिपेंडिंग है वो इन प्रॉपर्टीज को या इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, उसकी जनरेशन चेंज हो सकती है। सो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स हैं, एंड ये आपको डायरेक्टली हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द फूड क्रॉप्स। अब जब आप फूड क्रॉप्स की बात करते हैं, फिर यहाँ मसला आता है कि फूड को आपने एज अ फूड यूज़ करना है या आपने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। सो अगर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात करें तो दीज कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड directly from the food crops by extracting the oils for use in biodiesel or producing bioethanol through fermentation. So normally oil, sunflower oils, शुगर से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, स्टार्च की फॉर्म में सीएल से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये वो चीज़ें जहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल फॉर यूज इन द बायोडीजल और प्रोड्यूसिंग बायोएथेनॉल थ्रू फर्मेंटेशन। अब अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस मेथड के साथ क्या प्रोड्यूस करना चाहो, क्योंकि आपके पास डिफरेंट मेथड के साथ डिफरेंट आउटपुट आना शुरू हो जाएंगे। सो ये वो बात है जो मैं पहले भी 2-3 बार कर चुका हूँ कि क्या करना है। द मोस्ट मेन और मेजर इशू इज कि आपने फूड
या फ्यूल। तो ये इसमें लड़ाई चलती रहती है हमेशा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, गाड़ी चलनी चाहिए। तो अब इस पर डिपेंड करता है कि आप किसको फेवर करते हो और किसको कितना लेके जाते हो। तो हमारे तो यही कि आपके पास एनर्जी क्रॉप्स हैं, आप एनर्जी क्रॉप्स को यूज़ करो अगर आपने फ्यूल की साइड पे जाना है। अदरवाइज फूड को पहले देखो, क्योंकि आपके पास फूड या हंगर जो है इस वक्त ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की। एनर्जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी आपको फूड है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि फूड या हंगर पहले ख़त्म हो गई तो फिर ये इसको नेसेसिटी कहूँ या लग्जरियस आइटम में लेके जाऊँ, दोनों सूरतों में ये इस वक्त दोनों एक तरह की नेसेसिटीज़ ही हैं। क्योंकि ये भी इस वक्त अब ऐसा नहीं कि ये कोई इसको मैं कह दूँगा ये टोटल कोई लग्जरी आइटम है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब इन चीज़ों का यूज़ मजबूरी है, लेकिन फूड भी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हमारे पास जब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास एथेनॉल, बायोडीजल और बाकी ये चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे कि हैं क्या। तो हमारे पास जो फर्स्ट बायोफ्यूल या फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे जो सबसे पहले चीज़ आती है वो हमारे पास एथेनॉल। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला बायोफ्यूल है वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो बायोफ्यूल वो हमारे पास एथेनॉल है। अच्छा, एथेनॉल के साथ साथ हमारे पास और जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होंगे वो बायोगैस भी है। बायोगैस को भी हम कई जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एथेनॉल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला बायोफ्यूल है। अच्छा, इसमें हमारे पास अल्कोहल फ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर derived from the wheat, corn, sugar beets, sugar cane, molasses and any sugar or starch। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये हमारे जो फूड आइटम्स हैं हम इनकी फर्मेंटेशन से अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं या अल्कोहल फ्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एथेनॉल इज बेसिकली अल्कोहल, तो हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एथेनॉल के बाद हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन में फ्यूल है वो है हमारे पास बायोडीजल। बायोडीजल भी अगेन मोस्ट कॉमनली यूज होता है यूरोप के अंदर। जब हम बात कर रहे हैं बायोडीजल की, तो बायोडीजल इज द मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल इन यूरोप। नॉर्मली इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑयल्स और फैट्स यूजिंग, अभी एक वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज ट्रांसएस्टरिफिकेशन। Transesterification, it is basically a process of exchanging the organic group RWH of an ester with the organic group R of an alcohol। तो ये सारा केमिस्ट्री का प्रोसेस है। तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन के थ्रू हमारे पास ऑयल और फैट्स को यूज करते हुए हम बायोडीजल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बायोडीजल इज अ लिक्विड सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ द फॉसिल मिनरल डीजल। तो अगर आपके पास ये नॉर्मल लाइक मिनरल डीजल की तरह इसकी कंपोजिशन है, देन आप इसको इजीली यूज कर सकते हो कहीं पर भी डीजल इंजन के अंदर। सो बायोडीजल कैन बी यूज इन एनी डीजल इंजन व्हेन मिक्स्ड विद द मिनरल डीजल। तो ये इसको आप यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास है मेथनॉल, जिसको हम मेथनॉल को भी यूज कर रहे होते हैं। बायोमेथनॉल की फॉर्म में हमारे पास चीजें मिल सकती हैं। सो मेथनॉल इज करंटली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, a non-renewable fossil fuel. In the future, it is hoped to be produced from biomass as biomethanol। अगेन एक फॉर्म की एनर्जी है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। दिस इज टेक्निकली फिजिबल बट इकोनॉमिक वायबिलिटी इज स्टिल पेंडिंग। मेथनॉल के बाद जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में फ्यूल है वो है ब्यूटानॉल। बेसिकली ये सब अल्कोहल की फॉर्म्स है। सो मेथनॉल फिर ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल को भी हम यूज़ कर सकते हैं as to produce the energy। So butanol is formed by ABE fermentation, ABE basically acetone, butanol and ethanol। नॉर्मली जब इसकी बात करते हैं ब्यूटानॉल की, तो ब्यूटानॉल के अंदर आपके पास हाई एनर्जी कंटेंट्स हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो अगर इसमें देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि ब्यूटानॉल विल प्रोड्यूस मोर एनर्जी एंड कैन बी बर्न स्ट्रेट इन द एग्जिस्टिंग गैसोलीन इंजन विदाउट मॉडिफिकेशन टू द इंजन और कार। सो आप ब्यूटानॉल को यूज कर सकते हो डायरेक्टली गैसोलीन इंजन के अंदर। तो वो नॉर्म जो बैक वाला था आपके पास बायोडीजल था, वो आपके पास डीजल इंजन में चला गया, और ये आपके पास गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन में आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देन हमारे पास है ग्रीन डीजल। सो नॉर्मली जब हम बात करते हैं ग्रीन डीजल की, तो ग्रीन डीजल को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑयल फीड स्टॉक सच एज द वेजिटेबल ऑयल एंड द एनिमल फैट्स। इसमें एनिमल फैट्स का तो हमें इशू नहीं है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल के इशू है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल के लिए आपको अगेन फूड को यूज़ करना है। अब ये सारे के सारे जो है नॉर्मली ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ही ब्रेक करके या फर्मेंटेशन के थ्रू इसको हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, या किसी न किसी फॉर्म में हमारा जो फूड है वो इन्वॉल्व है टू प्रोड्यूस दिस फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। सो बायोफ्यूल की जो टाइप है ग्रीन डीजल,
इसको हम हाइड्रो क्रैकिंग कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑयल फीड स्टॉक की, such as the vegetable oil and the animal fats. अच्छा, hydrocracking is basically a refinery method that uses elevated temperature and pressure in the presence of the catalyst to break down larger molecules such as those found in the vegetable oils into shorter hydrocarbon chains used in the diesel fuel. So hydrocracking means आप basically क्या कर रहे हो कि आप लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर में शिफ्ट कर रहे हो। तो ग्रीन डीजल भी हमारे पास बायोफ्यूल के एक टाइप है। देन हमारे पास बायोफ्यूल गैसोलीन है, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस दी एनर्जी और वेजिटेबल ऑयल। अच्छा, ये हमारे पास मेरे या वॉलमार्ट का ये हमारे पास ट्रक है जो कि नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल पे रन हो रहा होता है। और फिर हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन के अंदर बायोगैस। Biogas is basically methane produced by the process of the anaerobic digestion। मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन नहीं है। सो anaerobic digestion of the organic materials by anaerobes। नॉर्मली क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें हम क्या करते हैं, एक हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया, एक क्लोज एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया, ऑक्सीजन वहाँ हमारे पास नहीं होगी, और हाँ वहाँ हमने जो डंग या मैनुअर वगैरह उसको जो सैलरी है जो एनिमल डंग है उसको हमने नॉर्मली यूज़ करते हैं, और बैक्टीरिया की मदद से जो डंग है वो मीथेन को रिलीज कर रहा होता है और फिर उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ काफ़ी यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी भी छोटे छोटे गाँव वगैरह में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब काफ़ी जगह मैंने देखा कि बहुत से गाँव वगैरह ने इनको यूज़ किया हुआ है, या ऐसी जगह पे जहाँ पे जानवर ज़्यादा हैं, जैसे पहले बात हुई भैंस कॉलोनी वगैरह में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अभी भैंस कॉलोनी में जो इशू है कि वो जितना डंग वगैरह है उसको वो उठा के बाहर फेंक देते हैं कचरे की फॉर्म में, और वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, एज वेल एज वो फिर समंदर में बहा देते हैं, तो समंदर के अंदर भी जो सी लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इट्स ईजी टू प्रोड्यूस द पावर रादर देन कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज करें। सो हमारे पास बायोगैस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आपके पास सेटअप जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ये विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी जगहों पे ये हो रहा है। तो ये तकरीबन 2013 से मैंने देखा था, 2013 की डायग्राम है। अभी रिसेंटली भी मैंने एक दो जगहों पे देखा है गांव वगैरह में जहाँ कम्युनिटीज़ वगैरह में जहाँ आपके पास अवेलेबिलिटी है तो ये इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की जो लास्ट है वो हमारे पास है सिनगैस। सिनगैस इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, hydrogen and other hydrocarbons is produced by the partial combustion. So it's basically partial combustion of the biomass, that is the combustion with an amount of oxygen that is not sufficient to convert the biomass completely to carbon dioxide and water। यहाँ आपको सिन गैस जनरेट हो जाती है जब आप बायोमास को स्टेशियोमेट्री रेशियो से कम पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करके बर्निंग करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस हो रही है तो आपको बेसिकली सिन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में आपके पास ये थोड़ा सा एडवांस है। फर्स्ट वाले तो आपके पास था कि सिंपल आपने उसको प्रोड्यूस कर लिया। देन वी हैव सम एडवांस्ड biofuels and basically they are made from lignocellulose biomass, and in general the processes are difficult to extract the required fuel। इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास जो बेसिक अगर देखिए जाए तो हमारे पास अलजाई है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट म्यूनसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह हैं। इवन एनिमल जो एनिमल मैन्योर या डंग से जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन में भी है वो भी आपको सेकंड जनरेशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये एडवांस सिस्टम आ जाता है। तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, हमने उसको प्रोड्यूस करना है, तो ये हमारे पास सेकंड जनरेशन की फॉर्म में आ जाता है। सेकंड जनरेशन के अंदर आपके पास they are produced from the non-food crops such as the wood, organic waste, food crops waste, and specific biomass crops, therefore eliminating the main problem with the first generation biomass। So second generation के अंदर क्योंकि एडवांस लेवल पे आपके पास जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो आपके पास ये सेकंड जनरेशन की फॉर्म है, क्योंकि ये एडवांस फॉर्म है। तो एडवांस फॉर्म की वजह से आपको सेकंड जनरेशन में आपको फर्स्ट जनरेशन की जो प्रॉब्लम आपके पास इन्वॉल्व हो रही है वो नहीं मिलेगी। सो नॉर्मली आपके पास दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी नॉन फूड क्रॉप्स। फर्स्ट में आपके पास जितने भी क्रॉप्स थी वो आपने देखा कि सारी की सारी आपके पास फूड के से आ रही थी, जिसके ऊपर डिबेट चल रही है। सेकेंडली इसमें दे आर फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप्स, तो इसमें फिर हमें इशू नहीं है।
क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये सारे के सारे एक तरह का कचरा ही है, अलजाई वगैरह को आप उसको लाइक यू कांट यूज इट एज अ फूड वेस्ट, ये लाइक एक तरह का फाइनल प्रोडक्ट जिसको आप यूज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन जिसको हम सस्टेनेबल बायोफ्यूल की बात करते हैं। तो बेसिकली जो आपके फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन के अंदर आपके पास ऐसे फ्यूल्स जिनको आप मॉडिफाई कर सको, सस्टेनेबल बना सको। इसके अंदर हमारा जो सेकंड जनरेशन में जो अलजाई है, अलजाई को तो हम बेसिकली थर्ड जनरेशन में भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली एज अ बायोरिएक्टर्स हैं, इसमें अलजाई वगैरह यूज हुई है। These biofuels are based on the improvements in the production of the biomass. It takes advantages of the specially engineered energy crops such as the algae as its energy source. तो ये सस्टेनेबल हैं, आप सो यूटिलाइज कर सकते हो, एंड they can provide the energy requirement for, let's suppose, next 10-15 years they will provide. सो आपके पास डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट रिसर्चेस हो रही हैं और इनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपके पास एनर्जी क्रॉप्स के अंदर एल्जाई है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब एल्जाई जो है ये लो कॉस्ट हाई एनर्जी क्रॉप्स है जिसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द पावर। Again, it is predicted that the algae will have the potential to produce the more energy per acre than conventional crops. सो अब अगेन एक डिबेट हो गई कि हम फूड को ग्रो करवाएं या अल्जाई को ग्रो करवाएं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन के अंदर हमने इनको चेक करना है। अगेन ये अल्जाई के बारे में, अल्जाई कैन आल्सो बी ग्रोन यूजिंग लैंड एंड वाटर unsuitable for food production, therefore reducing the strain on already depleted water sources. तो अल्जाई तो आपने देखा है अक्सर जहाँ गंदा पानी खड़ा होता है वहाँ पे आपके आसपास ग्रीन कलर की काई जम जाती है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब further benefits of the algae based biofuel is that the fuel can be manufactured in a wide range of fuels such as the diesel, petrol and jet fuel. So जब आपके पास डिफरेंट फॉर्म में आ गया तो आपको डिफरेंट यूटिलाइजेशन है, और डिफरेंट यूटिलाइजेशन आपको जब मिल जाएगी तो आप इसको फिर डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। तो बेसिकली आपके पास इनकी जो रेंज है वो आपके पास एक तरह की इंक्रीज हो चुकी है। आपके पास वाइड रेंज में इसकी एप्लीकेशंस हैं, सो इट्स बेटर टू यूज दी अल्जाई रादर देन अब फर्स्ट जनरेशन को यूज करो या सेकंड जनरेशन को यूज करो। फिर हमारे पास फोर्थ जनरेशन है जिसके अंदर हमारे पास ये है कि इट शुड बी क्लीन एज वेल। फोर्थ जनरेशन हमारे पास क्लीन भी है। सो दीज बायोफ्यूल्स आर एम्ड at not only producing sustainable energy but also a way of capturing and storing carbon dioxide, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे बायोमास या ऐसे बायो मटेरियल्स को हमने प्रोड्यूस करवाना है जो कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें जब वो ग्रो कर रहे हो। सो नॉर्मली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ जनरेशन, सो बायोमास मटेरियल्स which have absorbed carbon dioxide while growing are converted into fuel using the same processes as the second generation biofuel. लेकिन इसमें आपके पास जो चीज़ है वो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम कर रहे हैं। So this process differs from the second and third generation production, as at all stages of the production the carbon dioxide is captured using processes such as oxy-fuel combustion. So basically क्लीन का वर्ड इसलिए यूज किया गया कि इसके अंदर ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ये बेसिकली एनवायरनमेंट को एडवांटेज दे रहा है। तो हमेशा ऐसा फ्यूल जो कि क्लीन हो गया वो हमारे पास फोर्थ जनरेशन में जाएगा। तो हमारे पास टोटल 4 जनरेशन हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो चारों की चारों जनरेशन को हम अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो हमारे पास थर्ड वन जो कि सस्टेनेबल है, और फोर्थ वन। लेकिन फर्स्ट से भी और सेकंड से भी हमारे पास एनर्जी या बायोफ्यूल्स हमें मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ फोर्थ जनरेशन के बारे में बात है। तो ये हमारे पास ऐसी चीज़ें जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें हम फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं और एनर्जी को या एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बेसिकली हमारे पास कंप्लीट जो पीछे बात हुई सबको समराइज किया हुआ है। हमारे पास बायोमास है, बायोमास को हम डिफरेंट फॉर्म्स में पहले तो क्योंकि हमें बायोमास चाहिए तो हार्वेस्टिंग करवानी पड़ेगी, स्वाय सॉरी जो हमारे पास जो एनिमल मैन्योर है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके पास कहीं ना कहीं से ग्रो हो गए। इवन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो लकड़ी वगैरह, वो भी
कहीं ना कहीं से इसको हार्वेस्ट किया हुआ है, तभी उसको हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, पहले इसको यूज़ किया फिर उसको फिर वेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास कंबशन है, जिस कंबशन हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम दी बायोमास। एनाएरोबिक डाइजेशन है, जिससे हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, और बायोगैस को फिर हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और बायोफ्यूल की। फर्मेंटेशन से हमारे पास बायोएथेनॉल आएगा, एथेनॉल के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, केमिकल के लिए, या फिर हम फ्यूल के लिए फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर मैकेनिकल मीन्स आप इसको प्रेशराइज करके या किसी फॉर्म में इसको शिफ्ट कर दो और ऑयल प्रोड्यूस कर लो, और ऑयल जब आपके पास आ गया तो आपको एप्लीकेशन फिर डिफरेंट आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग है, और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और फिर ये हमारे पास फाइनल या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, जहाँ हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूजेस हैं बायोमास के। तो ये आपको देखो तो कंबशन हम नॉर्मली हीट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो बायोमास को आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो या बर्न कर रहे हो टू गेट द हीट, और यू कैन प्रोड्यूस इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब आपके पास एक बार हीट आ गई तो हीट के बाद फिर इसको यूटिलाइज करना किसी और फॉर्म में इतना मुश्किल नहीं रहता। आपके पास हीट है, आप हीट को यूज़ करो और अपने जो पावर प्लांट्स हैं इसको रन करो और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये 3-4 स्लाइड्स आपके पास यहाँ हैं जिसमें हमने बायोमास के यूज को डिफाइन किया हुआ है। सो नॉर्मली अपने हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी आपको सॉरी हीट तो हीट अगर आपको मिल गई, बर्निंग हो गई, तो आप इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज में भी आपके पास हीट को यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली अभी आपने ईद गुजारी है कुछ इस तरह की फॉर्म में, तो ये आपके पास एक तरह की डोमेस्टिक फॉर्म है जिसमें आपने बेसिकली बायोमास को एज अ हीट यूज़ किया है, हीटिंग या कुकिंग के फॉर्म में यूज़ किया हुआ है। फिर हमारे पास एन एरोबिक डाइजेशन, जिसके अंदर बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको फर्टिलाइजर के फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। बायोगैस आपको मिल जाएगी तो बायोगैस से अपने हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह के नॉर्मल डोम्स होते हैं जिसके अंदर हमने स्टोर करना होता है, जिसके अंदर हम फिर इसको बायोमास को जनरेट करके बायोगैस को प्रोड्यूस कर सके फिर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास से बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं एनाएरोबिक डाइजेशन की, तो इसमें आपके पास बेसिकली ऑक्सीजन नहीं है, so it's basically absence of the oxygen. So biogas digesters consist of one or more airtight reservoirs into which a suitable moist feed stock is placed. नॉर्मली यहाँ पे तो आपके पास यहाँ से जो भी डंग आया यहाँ स्टोर हुआ, और कुछ टाइम के बाद टाइम जो है रिटेंशन टाइम जो है वो 15-20 दिन भी हो सकता है, उसके बाद फिर आपको गैस मिलना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। इसमें बकायदा यहाँ पे इस गैस होल्डर के साथ यहाँ बेसिकली एक तरह का प्रेशर मेंटेन किया जाता है, और ऑक्सीजन नहीं होती यहाँ पे। सो आपको जब भी यहाँ गैस मिल गई तो उस गैस को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, हीटिंग प्रोसेस के लिए, कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के वगैरह के लिए। तो या फिर आप एज अ सैलरी उसको फर्टिलाइजर की फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हो। फर्मेंटेशन में हमारे पास डिफरेंट अल्कोहल्स जनरेट हो सकते हैं, जिनको हम एज अ फ्यूल, एज अ केमिकल, एज अ इलेक्ट्रिसिटी, एज अ हीट यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास प्रोसेसेस हैं जिनको हमने यूज़ करना है। और हमारे पास फिर मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं जिससे हमें बायो ऑयल मिलेगा, और बायो ऑयल को फिर हम ट्रांसपोर्ट फ्यूल में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इवन हम हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास सनफ्लावर सीड्स हैं, सोयाबीन ऑयल्स हैं, जिनको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बायोडीजल में, और बायोडीजल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो नॉर्मली दीज फ्यूल्स आर मोर इफेक्टिव देन वुड, अब मोर कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्स है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये आपका यहाँ तक का एक लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर पर मैं स्टार्ट करता हूँ।